जिक्र हम करेंगे। और अब से कुछ ही देर में बजट आना है। लगभग 12:30 बजे बजट आएगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। दरअसल विष्णुदेव साय सरकार का यह पहला बजट है और अपने पहले बजट में पीएम मोदी की गारंटीज का ध्यान रखा जाएगा। युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े कई बड़े ऐलान भी संभव हैं। इस बार के छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का यह बजट उम्मीदों का बजट होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के इस बजट में जैसे कि बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 12:30 बजे का समय तय किया गया और अब से कुछ ही देर में यहां पर बजट भाषण पढ़ा जाएगा और बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। जहां किसानों पर फोकस रहेगा, युवाओं पर फोकस रहेगा, महिलाओं के उत्थान पर फोकस रहेगा। बीजेपी की सरकार ये लगातार दावा करती रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जो आज का बजट भाषण है उसमें इन तमाम जो दावों का जिक्र है उसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, कितना ये महिला या युवा या किसान हितैषी होगा, देखने का विषय रहेगा। क्योंकि अभी तक इन सभी विषयों के साथ साथ मोदी की गारंटी पर ये साय सरकार लगातार फोकस कर रही है और हर मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात का दावा करते रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि बजट में इस बार क्या कुछ हो सकता है खास। दरअसल मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो बजट में सड़क को बेहतर बनाने के लिए सड़क के मुद्दों पर उसमें ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा आवास जो कि लोगों के रहने के लिए हो, और उसके बाद आ जाती है शिक्षा, जिस पर की फोकस रहेगा इस बार के बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ओर ध्यान दिया जाना है। राज्य की जीडीपी को यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस रहेगा कि कैसे इसे बढ़ाया जाए। और इसके अलावा आयुष योजना को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो वहीं अगर सरगुजा की बात करें तो सरगुजा को बड़ी सौगात इस बार मिल सकती है। मोदी की गारंटी पर फोकस होगा। नवा रायपुर को हब बनाने का प्रावधान इस नए बजट में हो सकता है और नवा रायपुर के लिए विशेष आवंटन होगा। महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस भी रहेगा और इस फोकस को किस तरह से बजट भाषण में ओपी चौधरी प्रस्तुत करेंगे ये भी देखने का विषय होगा। और आपको बताते चलें कि इस बार का बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस बार के बजट में युवा, किसान और महिलाओं पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही कुछ नए आमूलचूल बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। मसलन महिलाओं को बड़ी सौगात यहां पर दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का बजट है इस बार युवाओं पर उसका पूरा फोकस रहेगा और इसके अलावा नवा रायपुर पर भी विशेष फोकस रहेगा। नवा रायपुर को लेकर जो जोर दिया जा रहा है उसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से और बेहतर किया जाए, यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, इन सभी विषयों पर फोकस रहेगा इस बार सरकार का। और इस पर और डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, बात करेंगे हमारे सहयोगियों से भी। और चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, बजट में बहुत कम समय रह गया, लगभग 12:30 बजे ये बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। बतौर वित्त मंत्री और बीजेपी की इस सरकार के पहले बजट में क्या कुछ विषय रहेंगे दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको और बात करेंगे हमारे सहयोगियों से भी। और आप आज के बजट की अगर बात करें तो 12:30 बजे से ये बजट पढ़ा जाएगा और हमारे 3 सहयोगी युगल तिवारी, आकाश और उमेश, तीनों हमारे साथ जुड़ गए। उमेश बिलासपुर से हैं, आकाश रायपुर से हैं और युगल तिवारी भी रायपुर से हैं। उनसे बात करेंगे। पहले युगल आपके पास आते हैं। आज का जो बजट है महिलाओं, युवाओं, किसानों और साथ ही मोदी की गारंटी, इन सभी विषयों पर आधारित बजट रहने वाला, ऐसा दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीदों का बजट, आशाओं का बजट है। हमारे बीच बहुत सारे लोग भी हैं, हम उन्हीं से सीधा बात करते हैं कि बताएंगे आज का बजट से क्या उम्मीद है आपको। सूर्य जी, छत्तीसगढ़ का साय सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है और आज ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। 1-2 महीने से पूरी मेहनत करके, तैयारी करके छत्तीसगढ़ का विकास भी आप देखेंगे जिसमें कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ खास हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ओपी चौधरी ने सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के साथ ही ओपी चौधरी ने
एक दिन पहले ही ट्वीट कर कहा कि विधानसभा में 9 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का लेखा अनुदान यानी कि बजट प्रस्तुत करूंगा। प्रदेश की हमारी भाजपा सरकार मोदी की गारंटी यानी संकल्प पत्र में निहित हर वादे को पूरा कर छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कल के बजट के माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग, हर क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास होगा। और ऐसे में आपको यह भी बता देते हैं कि 20 साल बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश करेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास ही वित्त विभाग था, वित्त मंत्री वो थे और उन्होंने ही पेश किया था। लेकिन इस बार स्पेशली वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे और थोड़ी ही देर में, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का बजट जिसे सरकार भविष्य का बजट कह रही है, इसमें देखना होगा कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या खास होगा। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा फोकस रोजगार देने पर भी होगा और जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं के लाभ लेने वाले लोगों के लिए भी इस बार के बजट में काफी कुछ सोचा गया है। आपको बता दें कि पिछले बजट से इस बजट का आकार बढ़ भी सकता है। भाजपा की सरकार ने एक दिन पहले ही यानी कि 8 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। इसके मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,47,329 रुपए सालाना हो गई है, जबकि जीडीपी 6.56% है, जो देश की जीडीपी से 0.76% अभी कम है। तो देखना होगा कि 2023 के मुकाबले 2024 का जो ये बजट है वो कितना ज्यादा बड़ा होगा और किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। सरकार का ये पहला बजट है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से राम मंदिर में आशीर्वाद लेकर के विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राम राज्य अर्थात गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए हम लोग गारंटियों को पूरा करने के लिए समर्पित होकर के कार्य करेंगे और इस संकल्प के साथ आज यह राम मंदिर से जा करके पहला बजट में प्रस्तुत। तो बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है। बजट बहुत लोगों के लिए खास साबित हो सकता है। खासतौर पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सोचा जाएगा। नितिन भंसाली हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। भंसाली जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। क्या लगता है इस बार के बजट में क्या होगा? देखिए, बजट अभी जारी चूंकि नहीं हुआ है, जारी होने वाला है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखना होगा कि चुनाव से पहले इन्होंने जो मोदी की गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों पे बजट कितना खरा उतरता है। बजट में महतारी वंदन योजना के लिए भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार ये पैसे उसके लिए बजट में प्रावधान करते हैं। पर एक बात तो समझ में आई कि अभी जो एक अनुपूरक बजट इन्होंने पेश किया, उसमें जो महतारी वंदन योजना के लिए जो क्राइटेरिया बना दिए गए हैं, जैसा कि इन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि प्रत्येक विवाहित महिला को जो है वो सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे, पर अब ऐसा कर दिया है कि 70% महिलाएं जो है इस योजना के लाभ से बाहर निकल गई हैं। तो जब आपने कहा था कि अब 100% महिलाओं को देंगे, फॉर्म भी आपने लाखों फॉर्म भरवाए थे, तो कम से कम इस पर तो हमारी बहनों का ध्यान रखते हुए अपना वचन पूरा करना चाहिए। बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हुई थी, इन्होंने ये भी घोषणा पत्र में कहा था। ये देखना होगा कि इस बजट में ये इसके लिए, इस योजना के लिए क्या करते हैं, या इसमें भी काट छाट करके कुछ 10-20 हजार लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाली योजना बना देंगे, तो ये भी एक गलत है। हम आशा करते हैं कि जो इन्होंने वादे किए थे या जो इन्होंने गारंटी दी थी, अब छत्तीसगढ़ में तो कोई भाजपा का नेता भेजा नहीं था, तो इन्होंने मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा था और मोदी की गारंटी दी है। तो आशा करता हूं कि उन विषय पर भी ये कुछ बात करेंगे। बेरोजगारी पर हम बात करें कि जिस प्रकार इसके पूर्व कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारी पर बिल्कुल नियंत्रण किया हुआ था और जो बचे हुए बेरोजगार जो थे, 0.5% बेरोजगारी दर थी छत्तीसगढ़ की, उसमें हमने बेरोजगारी भत्ता भी जो देने का काम शुरू किया था। मैं चाहता हूं कि वो भी जारी रहे। जो अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस की चल रही थी, जिससे आम व्यक्ति को, उस छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि आप भले नाम बदल दो पर उन योजनाओं को बंद मत करो। कम से कम जो आम जनता को जो लाभ मिल रहा था वो मिलता रहे। जो मैं देख पा रही हूं वो ये कि साल 2023 में कांग्रेस सरकार के वक्त पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति आय
1,33,000 सालाना बताई गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 8 फरवरी को जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया सरकार द्वारा मौजूदा, उसमें प्रति व्यक्ति आय 1,47,329 रुपए सालाना हो गई है। यानी कि एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है प्रति व्यक्ति आय इतनी हो गई है और इस बार का बजट इसी के तर्ज पर आएगा? प्रति व्यक्ति आय तो मैं बता दूं अंकिता आपको कि राज्य में जो योजनाएं लगातार चल रही थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की चल रही थी, उससे प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ी ही है। और लगातार हमारी छत्तीसगढ़ की योजनाओं की केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है। मैं आपको बता दूं 80 से अधिक हमारी योजनाओं को पुरस्कार मिले हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो यही एक वजह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की इतनी मजबूत हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में कि ये जो प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है, ये बढ़ने की वजह यही है, किसानों के खाते में पैसा गया, मजदूरों के खातों में पैसा गया, और उस पैसों की वजह से वो पैसा रूटीन में, आप ये देखिए परचेसिंग पावर जो है वो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की वजह से किसानों का, मजदूरों का, प्रदेश की जनता का परचेसिंग पावर बढ़ा, वो पैसा मार्केट में आया और इस वजह से व्यापार में भी वृद्धि हुई। और इस वजह से देखें, सारी चीजों का आकलन करें तो प्रति व्यक्ति आय में निश्चित तौर पर वृद्धि हुई है, और ये कांग्रेस की बेहतर योजनाओं की वजह से। चलिए ठीक है, आप ये क्रेडिट ले रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। राजीव जी, कांग्रेस का कहना है कि हमारी योजनाओं से प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है और इस बार आप लोग जो बजट पेश करेंगे उसका जाहिर तौर पर असर तो होगा ही, क्योंकि हमारी योजनाओं ने आम इंसान के आय को बढ़ाया है। देखिए, निश्चित रूप से हर सरकार की ये मंशा रहती कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े, लेकिन दुर्भाग्य से जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है उस प्रकार से कोई बढ़ी नहीं है, बल्कि जो हमने पिछले 15 वर्ष में जो हमने प्रयोजन किए थे उसका थोड़ा सा असर भूपेश बघेल जी के पहले और दूसरे कार्यकाल में था। फिर कोरोना के बाद बातें दिक्कतें हो गई, लेकिन अभी जो हम महतारी वंदन योजना चला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, जो हमारे बजट में प्रावधान भी रहेगा कि कैसे लोगों को टेक्निकली एजुकेट किया जाए। जो स्किल डेवलपमेंट स्टेट लेवल की बंद हो गई थी, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही थी, DDU योजना जिसे दीनदयाल उद्यमशीलता योजना हम कहते हैं, तो उससे निश्चित रूप से अभी हम दोबारा उसे शुरू करेंगे और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है उसके द्वारा अटल कौशल योजना, उन्नयन योजना, उसके द्वारा और बढ़ेगी। और 1,000 रुपए दे रहे हैं उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को के लिए भी हम आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत एक आपको परिवर्तन दिखेगा आने वाले 3 वर्षों में। और कांग्रेस अगर क्रेडिट लेती है तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि अगर वो प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती तो लोगों ने उसे अस्वीकार क्यों किया। चुनाव में जनादेश क्यों नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को? जनादेश इसीलिए नहीं मिला, प्रति व्यक्ति आय तो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मंत्री और नेता और विधायकगण जो कांग्रेस के तमाम एलिट क्लास के बड़े बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं और 12:30 बजे के करीब समय बताया जा रहा है जब बजट पेश किया जाएगा। हमारे खास मेहमानों से लगातार चर्चा जारी है। राजीव जी, इस बार का बजट कैसा होगा, एक लाइन में आप क्या कहेंगे? इस बार का बजट संतुलित रहेगा, समाकेतिक रहेगा और संपूर्णता रहेगी। उस बजट में जो वित्तीय घाटा है और राजस्व बढ़ाने की पूरी तमाम कोशिशें होगी। आपको बता दूं अंकिता जी कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे पिछले 3 वर्षों में एक दुखदायी प्रसंग था कि जो डिस्टिलरी से जो इनकम होती थी, जो शराब से आय होती थी, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा एक करप्शन हुआ, जिसकी वजह से तमाम बड़े बड़े लोग, जो माननीय लोग हैं, वो जेल में है। तो वो राजस्व का जो घाटा होता था वो राजस्व इस बार मिलेगा और वो राजस्व मिलने से हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे। जो उसके अलावा जो मैं कह रहा था कि जो स्किल्ड की बात है उसके ऊपर काफी काम किया जाए। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। वर्ग दर वर्ग किस तरीके से बजट में ख्याल रखा गया है। नितिन भंसाली जी, जो करप्शन की बात हो रही है उस करप्शन पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? न खाता न बही, राजीव चक्रवर्ती जी जो बोले सब सही, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ, बोल देने से भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अंकिता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने आरोप लगाए, इन आरोपों पे आपने आपकी केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग किया। इनके 3 जमाई हैं, ईडी, IT और CBI।
अच्छा उपयोग किया इन्होंने, इनको बधाई इस उपयोग के लिए। पर आप ये देखिए कि सारे मामले जो है इन्वेस्टिगेशन में 1.5 साल से जांच चल रही है। जब हमारे जिन लोगों को आरोपी बनाया गया कोर्ट में जब बेल के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहां से फिर से ये लिख के जाता है ईडी की तरफ से ऑब्जेक्शन कि अभी जांच जारी है। तो जांच तो पूरी हो चुकी है, जानबूझकर जमानत ना हो और किसी तरीके से झूठे प्रकरणों में इन सबको फंसा के रखा जाए, ये इनकी योजना थी। मामले कोर्ट में है। देखिए सबके परेशान हो, क्या समझ में आता है अगर आप कह रहे कि ये योजना दावा करता हूं कि सारे मामले देखिएगा आप कोर्ट में फिनिश होंगे। हाँ, आप कह रहे हैं योजना है, योजना का उद्देश्य क्या लगता है आपको नितिन जी? करोड़ों रुपए बरामद हुए अफसरों के घर से, नेताओं के घर से। अंशिका जी, करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं इनके नेताओं के यहाँ से। कॉल स्कैम और लीकर स्कैम पकड़ाई में आया था। नितिन जी, और नितिन जी जवाब दे दीजिए ना, विश्नोई जी जेल में क्यों है, रानू साहू जी जेल में क्यों है? अभी हाल ही में अमरजीत भगत के यहाँ भी कार्रवाई हुई। डीएमएफ फंड, अमरजीत भगत जी क्या कार्रवाई है? डीएमएफ फंड के घोटाले की बात इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी, अर्चिका जी। हमारे पूर्व खाद्य मंत्री जी क्या मिला? अभी तक के इनकम टैक्स ने प्रेस नोट जारी नहीं किया, कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं है। ये भाजपा के प्रवक्ता क्यों बयान देते हैं और मीडिया में कहां से खबरें आती हैं? ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि ये एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रच के आप बता ही नहीं रहे कि 3 दिन में आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला आपको। अभी तक के जब तक ऑफिशियली प्रेस नोट या ऑफिशियली बयान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जारी नहीं हो तब तक तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। भाई आरसी को 3 दिन की बजट की भी बात करेंगे, आज बड़ा दिन है भाजपा के बजट की भी बात। नितिन जी सवाल ये, आरोप लगा रहे, ठीक है नितिन जी, सवाल ये, अब राजनीति एक तरफ, सवाल ये कि बजट में कहा जा रहा है कि जो मोदी की गारंटी है उसकी झलक दिखाई देगी। क्या आपको लगता है कि राज्य का भी अपना एक बजट होता है, केंद्र का तो होता ही है, और उसमें मोदी की गारंटी झलकना, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही चीज कहता हूं, छत्तीसगढ़ में किसी नेता की भाजपा में गारंटी नहीं थी, मोदी की ही गारंटी थी। मोदी की गारंटी दी है और मोदी की गारंटी पे तो पूरा देश में भी पिछला चुनाव मोदी की गारंटी पे ही हुआ था। तो आप मानते हैं ना मोदी की गारंटी में दम है? क्या गारंटी पूरी हुई? मुझे बताइए कौन सी गारंटी पूरी हुई? अच्छे दिन आए क्या अंकिता? आपके आए, राजीव चक्रवर्ती का अच्छे दिन आए क्या? लोगों के तो अच्छे दिन नहीं आए। इन्होंने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, नहीं हुई। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, सबके खातों में पैसा डालेंगे, नहीं लाया। राजीव जी, तो क्या किया इन्होंने? जब इनकी गारंटियां, जब केंद्र की गारंटियां फेल हुई है तो राज्य में कहां से होंगी, पूरी कर पाएंगे? पर मैं आम जनता की ओर से आशा कर सकता हूं कि भाई ये सारी चीजें जो जिन गारंटियों को लेकर ये इनको जनता ने जनादेश दिया, इन गारंटियों को ये पूरा करे, और नहीं पूरा करेंगे तो सशक्त विपक्ष के रूप में जवाबदेही इनकी बाने के लिए हम बैठे हैं विपक्ष में। और इनसे अधिक मजबूत विपक्ष है, जो पिछली बार जो था उससे अधिक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हम अभी हैं। और ये जरूरी भी है, मजबूत विपक्ष की जरूरत तो है, लेकिन बात करें अगर राजीव जी बजट की, तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान भी किया था कि उनके लिए महज 4 ही जातियां सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये 4 जातियां हैं। इस पर ही हमने देखा कि जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो इन 4 जातियों का खास ख्याल रखा गया, और इसमें जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी कास्ट आपने अलग से जो तैयार किया है बीजेपी के ट्रेंड में, जो लाभार्थी है उन पर इस बार आपका सबसे ज्यादा फोकस है। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी राजीव जी। देखिए स्ट्रैटेजी साफ है। राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जातिगत आरक्षण करो। आपको अंशिका जी ध्यान होगा इतिहास में 1990 में मंडल कमीशन के बाद देश में बहुत एक व्यापक गृह युद्ध जैसी हालत थी, आरक्षित वर्ग वर्सेस नॉन आरक्षित वर्ग, और आरक्षण को लेकर बहुत सारी विडंबनाएं भी है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि आरक्षण तो जारी रहेगी, लेकिन जो समाज का दबा कुचला वर्ग जो है उसके पीछे ध्यान देंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। क्या सामान्य वर्ग का इंसान को अधिकार नहीं है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, उसके सड़कों का समुचित उपयोग है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए 10 लाख का बीमा किया जाए? तो ये जो सारी बातें की गई है कि गरीबों के लिए, जो बिलो पॉवर्टी के लिए किया जाए, तो ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी राजीव जी, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही है, वापस से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन नितिन भंसाली जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो हमने देखा कि पर्यटन से लेकर कुछ ऐसे
जो डिपार्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें, उन पर जोर दिया गया। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि कोई ना कोई लोक लुभावन जरूर बजट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या राज्यों में भी इसी तरीके से स्ट्रैटेजी जो सरकार तैयार कर रही है, उसके लिए विपक्ष क्या कहेगा? आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में निराशाजनक बजट की मुझे तो उम्मीद है कि निराशाजनक होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही रोना रोना शुरू कर दिया। प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी एक प्रशासनिक अधिकारी थे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ काफ़ी समय से, जब वो कलेक्टर रायपुर हुआ करते थे तब से। अब राजनीति में है, अब देखना होगा कि राजनीति में पहली बार विधायक बनने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक वित्त मंत्री की उनको प्रदेश में दी है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं। सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी होना ये सारे गुण नहीं होते। इस बार ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर बजट पेश किया जाएगा नितिन जी, और ब्रीफकेस की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। ज्यादा वक्त नहीं बचा, आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत जल्द अब बजट पेश हो जाएगा। भारत माता और छत्तीसगढ़ मातारी की भी तस्वीर इसमें लगी हुई है। ग्रेट सीजी, ग्रेट छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस बार का बजट पेश किया जाएगा। क्या कहेंगे नितिन जी, क्योंकि देखिए विपक्ष की तो आवाज को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नितिन जी, आपसे रिएक्शन चाहती हूँ। ग्रेट छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस बार का बजट होगा। क्योंकि पॉजिटिव चीजों की रिस्पॉन्स नहीं आती। 15 साल इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कभी भी छत्तीसगढ़ मातारी, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की या छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा की बोली की इस बार देखिए हम लोगों ने पहली बार हो रहा है। यही 5 साल की छत्तीसगढ़ वो लाल रंग का देखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ में इस बार भारत माता की तस्वीर है ब्रीफकेस के ऊपर, और मातारी की जो एक तस्वीर है वो बनाई गई है और ग्रेट छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। यानी कि बजट से ये बताने की कोशिश दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ से कि इस बार कुछ बदलाव जरूर दिखाई देगा, और इस बदलाव के साथ ये बजट आ रहा है। लेकिन कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। फिलहाल पहली बार बजट ब्रीफकेस की तस्वीर सामने आई है और पहली बार डिजिटली जो है बजट पेश किया जाएगा। भारत माता और छत्तीसगढ़ मातारी की भी तस्वीर है। आपसे पूछना चाहूंगी राजीव जी, इस ब्रीफकेस के जरिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं पर ज्यादा फोकस है आप लोग का, आधी आबादी को आप लोगों ने पूरे तरीके से साधने की जो रणनीति है वो तैयार कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल अंशिका जी, आधी आबादी को मैं तो कहता हूं ना कि मोदी जी का सपना है कि हर वर्ग समाज का, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य हो, दलित हो, सारे लोगों को, ट्राइबल्स हो, सारे लोगों को। और मातृशक्ति आप देखिए, एक तरफ भारत माता है, एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी है। यानी कि महिला हो या बच्चियां हो, स्त्री हो, सबका ख्याल रखा जाएगा। ये एक संदेश जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। और ग्रेट छत्तीसगढ़ यानी महान छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद अपने जो सोपान को तय किया 15 साल की हमारी सरकार, तो वो दिखलाती है। और अभी हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग का अच्छा करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया था अंशिका जी, वो ये अपने आप में नायाब उदाहरण है कि हमारे साथ 4 अन्य राज्य भी उदय हुए थे सन 2000 में। उस समय की उनकी स्थिति और आज की स्थिति में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस तरह से जो ब्रीफकेस है, बजट के ब्रीफकेस को इतना खूबसूरती से सजाया गया है। शायद मैंने आज तक इतना सुंदर ब्रीफकेस नहीं देखा है। किसी भी राज्य के बजट के पेश होने के पहले इतना सुंदर ब्रीफकेस तो नहीं देखा गया, जिसमें बाकायदा एक थीम जो है वो सेट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से मैप को भी इसमें बनाया गया है, और जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ की महतारी और भारत माता की तस्वीर भी हम उसमें देख पा रहे हैं, और लिखा है अमृतकाल के नींव का ये बजट है। तो ये भविष्य का बजट, जैसा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था अपने ट्वीट में, ओपी चौधरी ने कहा था कि भविष्य का बजट है और इसमें मोदी की गारंटी दिखाई देगी। वो तमाम ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिनको तस्वीरों के जरिए दिखाती हुई ब्रीफकेस नजर आ रही है। राजीव जी, ये जो आप लोगों की स्ट्रैटेजी है ना महिलाओं को साधने की, मुझे इसके पीछे का वो समझना है, आप लोग का एजेंडा साफ है कि देखिए, महिला अपने घर परिवार की सुरक्षा करती है, अपने बच्चों को गाइडेंस देती है। तो एक कहावत है कि जो माँ होती है वो बच्चों की पहली गुरु होती है। तो एक महिला एक स्कूल होती है, एक महिला एक शिक्षण संस्था होती है, एक महिला जो अपने घर को बांध के रखती है, उसके संस्कार से बच्चा आगे बढ़ता है। तो
सबसे पहले जरूरी है कि महिलाओं को सुरक्षा दे, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाए, महिलाओं को जो बच्चों को पालन पोषण के अलावा उनकी जो आवश्यकता है उसके लिए महतारी बंधन 1000 रुपए दिए जाने के लिए जो मोदी जी की गारंटी, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित है। उसके अलावा अगर वो वृद्ध होती हैं तो वृद्धावस्था पेंशन की भी व्यवस्था की जाएगी, और वो पहले से दे रहे थे जिसे बंद कर दिया गया था। तो ये सारी बातें जो महिला एक समाज की प्रखर और प्रमुख होती है, जो परिवार की ढाल होती है, जो समाज की नींव होती है, तो उसके लिए अगर हम कुछ यही स्ट्रेटेजी है कि जब महिलाएं सुरक्षित होगी, स्वावलंबन होगी, उनके मन में अच्छे विचार आएंगे, तो पूरी जो देश की आबादी है, आने वाले समय में देश की जो आबादी है वो सुरक्षित रहेगी। एक सवाल लोकसभा चुनाव से जुड़ा भी ले लेती हूँ, क्योंकि बजट है और कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव की भी हम सुगबुगाहट देखेंगे। नितिन जी, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने वोटर्स को पहचान पाई है? क्या कांग्रेस ये समझ पाई है कि किसको साधने से हमें ज्यादा वोट मिलेंगे? क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता जनार्दन है, बिल्कुल इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और जनता को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन सारी चीज़ों की पूर्ति, देखिए अंकिता, 5 सालों के हमारे शासनकाल में कहीं पे भी कोई वर्ग को हमने नाराज करने की कोशिश नहीं की और सतत इस प्रदेश के विकास के लिए काम किया। और विकास के लिए काम किया तभी मैंने आपको बताया कि 80 से अधिक पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को दिए गए। अब चूंकि चुनाव की बात है तो चुनाव है, चुनाव में हार और जीत होती है, कभी ये जीते कभी हम हारे। लोकसभा चुनाव में आप लोग 11 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ही नहीं क्योंकि हार से कांग्रेस को डर लग रहा है। बीजेपी के कई नेता ये कहते हुए नजर आए हैं कि हार के डर से चुनाव में ही आप लोग नहीं उतरेंगे। 11 सीटों को कैसे साध पाएंगे? देखिएगा, इतिहास बदलने इस बार हम लोग उतरेंगे चुनाव में और देखिएगा कैसा इतिहास बदलता है, किस प्रकार इस देश की जनता को जुमलों का प्रसाद देकर मोदी जी ने जो सत्ता पाई। मैं तो पूछना चाहता हूं अंकिता, आपके घर का बजट क्या है? या मेरे भाई राजीव चक्रवर्ती बता दें अपनी श्रीमती जी से बात करके, भाभी जी से, कि पहले उनका घर का बजट क्या था और आज उनके घर का बजट क्या है। इस सरकार ने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आज गैस का सिलेंडर जो यूपीए की सरकार के समय 450 का मिलता था, 1150 का मिल रहा है। 60 का पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है। 50 का डीजल जो है वो 100 रुपए पहुंच चुका है। तो आलू, प्याज, लहसुन, तेल, घी, चावल, कौन सी ऐसी चीज है जो सस्ती हुई है? लगातार महंगाई बढ़ी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, हम सीमाओं पे असुरक्षा बढ़ी है। चीन 2000 किलोमीटर तक भारत के अंदर घुस आता है और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। राजीव जी, क्या महंगाई का ख्याल रखा जाएगा? राजीव जी, क्या महंगाई का ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि देखिए विपक्ष इस बार ये तो प्रखर होके कह रहा है कि इस बार भी वो बेरोजगारी, महंगाई, वही मुद्दे जो बीते 4 चुनाव में हमने सुना विपक्ष की जुबान से, वही मुद्दे लेकर वो इस बार भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे सरकार को घेरने के लिए। इस बार आपका जवाब कैसे दिया जाएगा? बजट चुनाव की ठीक पहले आ रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी झलक देखने को मिलेगी जिससे राहत मिले? बिल्कुल अंशिका जी, राहत की तो बात तो रहेगी ही। और जो लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, तो 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने राफेल की बात को भी उठाई थी, कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी की बात को भी लगातार उठाती रही। लेकिन आप देखेंगे कि जनता जनार्दन ने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। अब देखिए, ये जो आबादी है, अब तो साक्षरता की कोई बात नहीं कि लोग साक्षर नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग बहुत साक्षर हो चुके हैं। भारत की साक्षरता दर रही है। और अवेयरनेस की अगर बात करें तो जन जन जो है वो अवेयर है कौन सी पार्टी काम कर सकती है, देश काल और विश्व में क्या परिस्थिति है। एक अपडेट आप लोगों को दे दूं कि विधानसभा में कैबिनेट की बैठक जारी है। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक में बजट पर मुहर लग गई है। जो बजट डिसाइड किया है उसमें कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, महज 8 से 9 मिनट बाकी है जब बजट को विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं राजीव जी। तो देखिए, जो आज जो परिस्थितियां थी, 2014 में हमें देश मिला, कोल स्कैम से लेकर तमाम स्कैम थे, खजाना खाली था। उस समय हमने डिमोनेटाइजेशन किया और जो हमने स्किल इंडिया की बात कही, ये तमाम बातों का 2018 का भी हम चुनाव जीते। तो चुनाव कोई मैनेजमेंट से जीता जाता नहीं। देश की पूरी जनता, दक्षिण, उत्तर, मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व को लेकर सारे लोगों ने जो मैंडेट दिया, तो मैंडेट दिखलाता था कि देश की जनता
संतुष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि हम राम राज्य की ओर चले गए हैं या देखिए स्वर्ग राजीव की जी, ओर मेरा चले गए एक हैं। ये सवाल है आपसे कि चलिए महिला, युवा, किसान, गरीबों के लिए तो बजट में कह रहे हैं कि आप लोग की चलिए मोदी की गारंटी के हिसाब से बजट में इसकी झलक दिखाई देगी। मेरा सवाल ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कुछ सोचा आप लोगों ने, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में। जी अंशिका जी, पिछले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई थी। जो सड़क, पुल, पुलिये, जो टनल सब बनाए थे उसमें काम नहीं चल रहे थे, लेकिन भारतमाला परियोजना, स्वर्ण भारती चतुर्भुज योजना, जो सड़कों की योजना है, अगर गांव गांव तक सड़क कनेक्टिंग रहेंगे तो परिवहन होगा, और जब परिवहन होगा तो एक कहावत है, व्यापार बसते लक्ष्मी बसते, जहां पर व्यापार और व्यवसाय होगा वहां लक्ष्मी आएगी, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखिए, जो चाहे सड़क की योजना की बात हो, जल परिवहन की बात हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उस और जो इसी पर ओपी चौधरी ने ट्वीट भी किया और उनका बयान भी आया था, नितिन बंसाली जी। उन्होंने कहा कि दिवालियापन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को, और अब हम इस बीच हमारी जो सरकार है वो नया बजट लेकर आ रही है, यानी कि अब वापस से कह सकते हैं हम कि वापस से उसकी जो रखवाली है छत्तीसगढ़ की वो हमारी सरकार करेगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा। बिल्कुल, मेरी कल चर्चा भी हो रही थी भाई, ये तो बहाना खोज लिया अंशिता। आप देखिए कि यही बहाना था ना कि भाई अब जो भी करेंगे वो ये कह के करेंगे कि ये तो ऐसा था, अब ऐसा नहीं था। भैया सब कुछ ठीक था, हमने भी मैनिफेस्टो दिया था, और हमने तो जो चीजें कही थी हमारे घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में 2018 के चुनाव में, उससे ज्यादा ही किया। और कहीं पे ऐसा रोना नहीं रोया कि बजट से पहले ही रोना रोया कि हमारे पास कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसा किया है। तो ये पहले की प्रारंभिक ही ये तैयारी कर चुके हैं कि बजट जारी होने के बाद यदि मीडिया का क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं लगता मीडिया क्वेश्चन करेगी, क्योंकि मीडिया बीजेपी से क्वेश्चन नहीं करती, मीडिया कांग्रेस से क्वेश्चन करती है। आप ही के सामने सवालों का सिलसिला लगातार चल रहा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नितिन जी? नहीं, मुझे इसके पीछे भी जानना है। आप कहते हैं कि मीडिया बीजेपी से क्वेश्चन नहीं करती है, कांग्रेस दिखाई देगी तभी तो क्वेश्चन करेंगे नितिन जी। नहीं, मीडिया पे सवाल मत करिए नितिन जी, आपने 74 में आपातकाल लगा लिया था। नहीं नितिन जी, एक बात बताइए, सवाल तो किए जाते हैं, लेकिन वो सवाल आप लोग को सुनाई नहीं देते नितिन जी। चलिए, आपको मैं तो ऑल ओवर मीडिया की बात कर रहा हूँ। चलिए, आपको धन्यवाद, आप अच्छा कर रही हैं और अच्छे क्वेश्चन कर रही हैं। तो देखिएगा आप, ये जब अभी बजट के बाद जो चर्चा होगी उसमें ये बात घूम फिर कर जब ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कहेंगे, तब बीजेपी ने इसका आंसर पहले ही तैयार कर लिया है कि दिवालिया था और खजाना खाली था। ये सब बहाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी सरकार चलाई है, जन जन से नाता था, सरकार चलाना आता था, सरकार चलाई है। बड़ी विषम परिस्थितियों में भी सरकार चलाई है, जहां पर केंद्र सरकार को कोई सहयोग नहीं मिलता था, उन स्थितियों में यहाँ पे प्रदेश में हमने 5 साल सरकार चलाई है और जो जनता को डिलीवर करना था वो किया है। अब ये कहते हैं अब तो डबल इंजन की सरकार है, तब तो सारी चीजें काफी अच्छी होनी चाहिए, पर मैं बता दूं आपको कि डबल इंजन की नहीं, ये ऑटो रिक्शा की सरकार है, जिसमें आगे एक चक्का जो है वो मुख्यमंत्री जी का है और पीछे के 2 चक्के जो है वो उप मुख्यमंत्री के हैं। और ये ऑटो रिक्शा जो है ये ठीक से चल नहीं रही है, लड़खड़ा रही है, क्योंकि इनके टायरों में शायद कुछ समस्या है, गिटर लगे हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपकी सरकार तो बीजेपी की तरफ से तो देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की तरफ से तो ये कहा गया था नितिन जी, आपको शायद ये बयान पता हो ना पता हो, लेकिन आपने ये सुना भी होगा कि एनडीए का अलायंस जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ गया है, इस अलायंस का। हाँ, ममता जी चले गई। इंडिया बोलने में शर्म आती है क्या इनको? ये इंडी क्या होता है? इंडिया बोलने में शर्म आती है, और बजट में वो बोलते हैं इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। तो बजट में तो ऊपर में ग्रेट छत्तीसगढ़ लिखा है। जब इतनी समस्या है आपको इंग्लिश से, तो फिर आपको ये ग्रेट छत्तीसगढ़ नहीं लिखना था, महान छत्तीसगढ़ लिखना था बजट के आपके उस सूटकेस में, जिसमें काफी खर्च किया है, काफी सुंदर बनाया है, काफी प्रशंसा हो रही है कि पहली बार ऐसा सूटकेस बना है, तो उसमें लिखना था। और ये इंडी क्या है भाई? इंडिया बोलो ना पूरा। इंडिया बोलने में शर्म आती है क्या? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट है सब बंद कर दो, फाड़ के फेंकवा दो लोगों को। अब कैसे बोले? अब तो खुद इंडिया छटक गया, खंड खंड हो गया, गठबंधन खंडित हो गया। ममता जी ने सीट नहीं दी। अभी आप ये कैसे कह सकती हैं कि खंडित हो गया? अभी देखिए ना, ममता बनर्जी ने एकला चलोरे की राह पकड़ ली, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लेना शुरू कर दिया।
आम आदमी पार्टी अलग हो, न्याय यात्रा में कौन दिख रहा है राहुल गांधी के साथ? सब है। हमने जो गठबंधन इस मोदी की भ्रष्ट सरकार से लड़ने के लिए फिर आप बोलेंगे कि मैं सवाल नहीं करती, महागठबंधन, निश्चित तौर पर फिर आप बोलेंगे मैं सवाल नहीं करती। नहीं, सवाल कीजिए ना, आप सवाल हमसे ही तो करिए। न्याय यात्रा में कौन नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? इंडिया अलायंस का कोई भी व्यक्ति आपको नजर आया? सब है, सब साथ में है, सब मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आधा सफर तय कर लिया न्याय यात्रा ने, का साथ छोड़ दिया। नहीं, देखिए न्याय यात्रा में आधा सफर तय कर लिया, पूरा सफर पूरा होना बाकी है। और रहा सवाल ये जो आप कह रही है कि इंडिया गठबंधन में कोई खंड खंड नहीं है, सब एक है, मौका आने दीजिए। अभी तक कांग्रेस के राजीव चक्रवर्ती जी से लिखित में कोई डबल इंजन की बात हो रही है कि राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो इस बार उस हिसाब से चुनौतियां भी होंगी। तो क्या इस बार डबल इंजन को तर्ज पे रखकर बजट लाया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल लाया जाएगा, डबल इंजन के सरकार के तर्ज पर ही लाया जाएगा। और केंद्र से भी हमें उम्मीद है कि जहां हमारी कमी होगी केंद्र सरकार हमें मदद करेगी। लेकिन पिछली सरकार में चिका जी, मैं राजनीतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, एक एकदम न्यूट्रली बता रहा हूं, पिछली सरकार के साथ ये दिक्कत थी, वो आरोप लगाती थी बारदाने की कमी को लेकर। जब किसान हाहाकार मचाने लगे तो उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाया। नक्सलवाद को लेकर जब यूनिफाइड कमांड आती थी, कहते थे हम बजट दे रहे हैं, इतने जिले नक्सल मुक्त कर रहे हैं, तो वहां पर वो पॉलिटिक्स करते थे, बॉयकॉट करते थे। यूरिया की कमी को लेकर जब रिक्विजिशन मंगाया जाता था, ये रिक्विजिशन भेज नहीं पाते थे, और बजट के कमी बाद उसका पॉलिटिकल एजेंडा लेकर पॉलिटिकल ड्रामा करते थे। तो अगर आपको राज्य चलाना है, आपको केंद्र के साथ एक सापेक्ष सामंजस्य बनाना पड़ता है। एक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, ये एक अच्छे सरकार की चिन्ह होती है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्षों में वो कोऑर्डिनेशन, वो कम्युनिकेशन इस राज्य सरकार, जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, वो नहीं थी। वो पॉलिटिकल एजेंडा पर काम करती थी। इस बजट के बाद राजीव जी, क्या हम ये कह पाएंगे कि देश के टोटल जीडीपी में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान होगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। छत्तीसगढ़ अमीर धरती है, कोयला, मैग्नीज से लेकर आयरन और तमाम जो रॉ मटेरियल्स है वो है। यहाँ पर सीमेंट का एक बहुत बड़ा कोर सेक्टर है, या पावर सेक्टर है, तो उससे भी रोजगार बढ़ रहा है। और जब स्किल इंडिया की हम बात कर रहे हैं व्यापक रूप से, जो ITI जो बंद हो गए थे, उन ITI को डेवलप कर रहे हैं, जो छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट की काम करेगी। MSME सेक्टर को, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, लघु उद्योग है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। खेती पर नवाचार करने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आपको अंशिका जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का एक अहम रोल रहेगा। जो रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं सीमेंट के लिए, उसका छत्तीसगढ़ में, जो केंद्र सरकार ने कहा कि रेल कॉरिडोर जो हब है, सीमेंट कॉरिडोर और रॉ मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर रेल कॉरिडोर, और जो पब्लिक के लिए जो ट्रेनें आना जाना करेगी, पैसेंजर ट्रेन, तो ये तीनों का छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा उपयोग है। यहाँ कोरबा में इलेक्ट्रिकल हब है, यहाँ पर चिरीमिरी और जो तमाम माइंस है, तो ये माइंस और ये आयरन ओर की जो बातें होगी, जब उसमें काम चलेगा और यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो रही। एक कॉमन चीज जो देखने को मिल रही है वो ये, नितिन भंसाली जी, कि बीजेपी शासित राज्यों में जो बजट अभी हाल ही में आया, हम चाहे यूपी के लिए कह ले, अब तो छत्तीसगढ़ की बारी है। हालांकि राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जब बजट जारी किया गया तो उसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल बजट हमने देखा। उस पर आपकी क्या राय नितिन जी? देखिए, धार्मिक उसमें यदि बजट में कोई ठीक है नितिन जी, मैं एक रिएक्शन इस पर आपसे लूंगी। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पहुंच गए हैं विधानसभा